हेलो बच्चों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल न्यूटन 9.8 में। और आज हम लोग फ्रिक्शन का लास्ट वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो भी क्वेश्चंस बच गए हैं मिसलेनियस बेसिस पे उसको हम लोग फिनिश करेंगे। ऐसे तो क्वेश्चंस आपके और भी हैं, क्वेश्चन आपको हमेशा कुछ न कुछ नया है क्वेश्चन में मिलते ही रहेगा। लेकिन अगर इस वीडियो को हम लोग ख़त्म करते हैं तो आज के बाद ऑलमोस्ट हम लोग सोचिए 80% कॉन्सेप्ट फ्रिक्शन का कवर कर चुके होंगे, राइट। लेकिन प्रैक्टिस आपको करते रहना है, प्रैक्टिस के बेसिस पे आपको नए नए कॉन्सेप्ट डेवलप करते रहने हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आज पार्ट 11 है आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक चेन है जिसका कुछ पोर्शन जो है हैंग कर रहा है, कुछ पोर्शन टेबल पर है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू गिवन है। चेन जो है यूनिफॉर्म है, मास इसका m है, लेंथ l है, राइट। तो आपको बताना है कि फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ चेन विच कैन बी हैंग बिलो द टेबल, राइट। देखिए हुआ क्या कि जैसे आप टेबल के नीचे का लेंथ बढ़ाएंगे, जैसे से आप टेबल के नीचे का लेंथ बढ़ाएंगे, हुआ क्या कि यहाँ जो एम जी लगते रहेगा, यहाँ पर आप नाम दीजिए इसको M1G सपोज। सो M1G का जो वैल्यू है, मास बढ़ते जाएगा तो M1G का वैल्यू बढ़ते जाएगा। और साथ ही साथ आप जो फ्रिक्शन फोर्स इस सरफेस पे बोलेंगे, फ्रिक्शन फोर्स घटते जाएगा। जो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो घटते जाएगा। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल जैसे आप लेंथ को नीचे बढ़ाएंगे, नीचे का मास बढ़ेगा मतलब M1G बढ़ेगा, लेकिन साथ ही साथ ऊपर का मास जो है वो घटते जाएगा, राइट। क्योंकि टोटल मास तो फिक्स है, तो ऊपर जो मास है वो घटते जाएगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि मास घटेगा तो नॉर्मल रिएक्शन घटेगा, और नॉर्मल रिएक्शन घटेगा तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू भी घटते जाएगा। तो आपको निकालना है कितना हम लोग मैक्सिमम चेन का लेंथ हैंग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन की बात करते हैं। तो सोल्यूशन में हम लोग ये बोल सकते हैं कि आपको सपोज कीजिए कि एक्स चेन का लेंथ आप हैंग कर सकते हैं, मैक्सिमम एक्स चेन का लेंथ आप हैंग कर सकते हैं, राइट। तो ऊपर कितना आपका लेंथ बचेगा? ऊपर जो बचेगा L माइनस एक्स लेंथ बचेगा। 1 सेकेंड, हम लोग को डायग्राम थोड़ा कवर कर लेना चाहिए। तो ऊपर जो लेंथ बचेगा, यहाँ अगर एक्स होगा तो ऊपर जो बचेगा L माइनस एक्स होगा, राइट। L माइनस एक्स आप बोल सकते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ अगर सपोज कीजिए कि मास हो गया M1, तो आप बोलिएगा जो M1G होगा उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कौन आपको हेल्प करेगा? उसको बैलेंस करने के लिए, 1 सेकेंड, उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन रहेगा। मैंने आज एक नया कलर यूज़ करना शुरू किया है, येलो कलर, वो आपका ज़्यादा क्लियर दिखेगा, हो सकता है रेड से आपको ज़्यादा अच्छा दिखे, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है बैकवर्ड मिलेगा, लेकिन आपको निकालना है कि मैक्सिमम कितना लेंथ हम लोग हैंग कर सकते हैं। तो उसको अगर मैक्सिमम नीचे का अगर लेंथ आपको मैक्सिमम निकालना हो तो उस मोमेंट पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि हम लोग यहाँ फ्रिक्शन का वैल्यू क्या लगा देंगे? मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स हम लोग यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। क्योंकि उससे अगर आप जैसे ही लेंथ को ज़्यादा बढ़ाएंगे, उससे जैसे ही आप इस डाउनवर्ड लेंथ को, इस लेंथ को ज़्यादा बढ़ाएंगे, होगा क्या कि ऊपर का फोर्स कम जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स आपका कम जाएगा, नीचे फोर्स बढ़ जाएगा, तो उसका चेन क्या हो जाएगा? स्लाइड हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे नीचे लोड बढ़ेगा उसको पुल करने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी। वो ज़्यादा जोर से पुल करेगा तो ज़्यादा जोर से पुल करने के कारण ये जो चेन है वो नीचे आ जाएगा, राइट। तो चलिए हम लोग फ्रिक्शन फोर्स और इस M1G को बैलेंस करते हैं ताकि हम लोग निकाल सके कि मैक्सिमम लेंथ कितना होगा। तो M1G, हम लोग इस M1 का जो वैल्यू है उसको निकालते हैं। तो M1 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हम लोग लिख सकते हैं कितना, लिख सकते हैं एक्स लेंथ का जो मास होगा। तो एक्स लेंथ का मास हम लोग कैसे निकालेंगे? तो हम लोग बोल सकते हैं कि मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। मान ली कि टोटल जो मास है m है, जो कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो टोटल मास m है, तो मास पॉइंट लेंथ कितना होगा? m/l, आप टोटल लेंथ से आप डिवाइड कर देंगे। लेकिन आपको वही x लेंथ का अगर मास निकालना है तो इसमें आप x क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ये यूनिटरी मेथड है, सिंपल। आप क्या बोल रहे हैं क्या कि l लेंथ का मास जो है m है, ऐसे हम लोग बचपन में यूज किया करते थे। l लेंथ का मास m है तो 1 लेंथ का मास कितना होगा? m/l, राइट। तो इससे आपका x लेंथ का मास कितना होगा? m/l इंटू एक्स, राइट। तो ये हम लोग यूनिटरी मेथड यूज कर रहे हैं। तो हम लोग अगर M1G नीचे जो फोर्स लेगा उसका मास हम लोग निकाल चुके हैं, ऊपर का जो फोर्स लेगा उसका भी हम लोग मास ऐसे ही निकालते हैं। सपोज कीजिए कि आपका ऊपर का मास M2 है, राइट। तो M2 का लिख सकते हैं मास पॉइंट लेंथ, तो m/l इंटू l माइनस एक्स, करेक्ट। या हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि आप ऊपर का मास घटा दीजिए,
सॉरी नीचे का मास टोटल मास से आप घटाइएगा टोटल कैपिटल एम से, तो आपका निकल जाएगा, राइट। तो एट इक्विलिब्रियम हम लोग बोल सकते हैं, अगर बॉडी में इक्विलिब्रियम है तो आपका नेट फोर्स जीरो होगा, मतलब फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू है, एफ मैक्स का जो वैल्यू इस केस में, क्योंकि आपको नीचे का लेंथ मैक्सिमम निकालना है, तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू है वो आपको बैलेंस करने वाला होगा m1g को, राइट। m1g जो कि नीचे लग रहा है, दोनों बैलेंस करेंगे, उस मोमेंट पे हम लोग मैक्सिमम लेंथ निकालेंगे। जैसे ही आप नीचे की लेंथ बढ़ाएगा ये पूरा का पूरा नीचे स्लाइड हो जाएगा। तो अभी दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, बैलेंस आउट कर रहा होगा, राइट। तो एफ मैक्स का जो वैल्यू हो जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ m2g, राइट, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, और ये हो जाएगा m1g, इसको आप m1g अभी छोड़ दीजिए, राइट। तो यहाँ से हम लोग म्यू टाइम्स ऑफ m2g का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, m/l इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी इज इक्वल टू m1 इज m/l इंटू एक्स इंटू जी, राइट। So m/l and g will get cancelled out. So here you will get mu times of l minus x is equal to x, right? So what is the value of x we'll get here? So if you do the cross multiplication, you will get mu times of l is equal to mu times of x plus x. It means the value of x is equal to, sorry, the value of x will be equal to how much? It will be equal to mu times of l upon mu plus 1, राइट। तो ये आपका x का मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है, ये आपका क्या होगा, x का मैक्सिमम वैल्यू। इससे इतना लेंथ हम लोग हैंग कर सकते हैं बिलो द टेबल, राइट। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन सरफेस विथ वर्टिकल क्रॉस सेक्शन गिवन बाय y इज इक्वल टू दिस इक्वेशन, राइट। आपका जो इक्वेशन है सरफेस का, ये इक्वेशन हो गया। तो गिवन बाय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 6, इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5 देन मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड एट विच ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड विदाउट स्लिपिंग इज। मतलब हम लोग ये पूछा गया कि जैसे सा ब्लॉक का कितना मैक्सिमम हाइट, मतलब ब्लॉक को कितने मैक्सिमम हाइट तक आप प्लेस कर सकते हैं। देखिए होगा क्या, हम लोग को इमेजिन करना होगा थोड़ा, ठीक है। पैराबोलिक सरफेस आपने तो नहीं देखा होगा, इन जनरल लाइफ में हम लोग नहीं देख पाते हैं, लेकिन आप इमेजिन फिर भी कर सकते हैं। आप सर्कुलर सरफेस से इमेजिन कीजिए, ठीक है। आप स्फेरिकल सरफेस से इमेजिन कीजिए, सर्कुलर बोलिए या स्फेरिकल बोलिए। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर डायग्राम को ड्रॉ किया जाए तो हुआ क्या कि आप इस ब्लॉक को यहाँ पर रखेंगे तो ब्लॉक आसानी से चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी जो स्लोप है इस सरफेस का बहुत ही कम है, राइट। ब्लॉक को आप यहाँ पर रखेंगे तब भी आपका चलेगा, क्योंकि अभी स्लोप कम है। धीरे धीरे होते क्या जा रहा है कि स्लोप ये ज़्यादा बढ़ते जाएगा, ब्लॉक का जो स्लोप है वो बढ़ते जा रहा है। तो बढ़ते बढ़ते आपको एक ऐसा पॉइंट निकालना है जहाँ तक हम लोग इसको, देखिए जैसे जैसे आप हाइट को बढ़ाएंगे इसका स्लोप भी बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे आप हाइट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका स्लोप भी क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो आपको निकालना है कि इस मैक्सिमम कितने हाइट तक हम लोग ब्लॉक को क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, राइट। मैक्सिमम कितने हाइट तक हम लोग ब्लॉक को प्लेस कर सकते हैं। तो आपको एक्चुअली ऐसा पॉइंट निकालना होगा जहां पर स्लोप जो है वो एंगल ऑफ रिपोज के बराबर हो। आपको इमेजिन करना होगा कि मान लिया जाए कि एक इंक्लाइन सरफेस है, ठीक है। आप इमेजिन करना होगा कि मान लिया जाए कि एक इंक्लाइन सरफेस है। तो इस इंक्लाइन सरफेस का अगर इंक्लिनेशन अगर एंगल ऑफ रिपोज के बराबर हो जाएगा, उस पॉइंट तक हम लोग ब्लॉक को प्लेस कर सकते हैं। इसके अगर हम लोग ऊपर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो सरफेस है थोड़ा और ज़्यादा वर्टिकल हो चुका है, मतलब इसको स्लाइड करने की टेंडेंसी और ज़्यादा हो गई है, राइट। तो हम लोग एक ऐसा पॉइंट निकालना है जहाँ पर जो स्लोप है, स्लोप करने का मतलब जो पाथ का स्लोप है, बोलिए कि जो टेंजेंट का स्लोप है, राइट। जो सरफेस का स्लोप है टेंजेंट का स्लोप है। तो हम लोग एक ऐसा पॉइंट निकालना है जहां पर का स्लोप जो है वो क्या हो जाए, एंगल ऑफ रिपोज tan थीटा इज इक्वल टू म्यू होता है, हम लोग निकालते हैं। तो एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होगा, इसको थीटा भी हम लोग बोल सकते हैं, राइट। तो उस पॉइंट तक हम लोग ब्लॉक को प्लेस कर सकते हैं। उसके ऊपर प्लेस करेंगे तो ब्लॉक क्या हो जाएगा, आपका स्लाइड कर जाएगा, क्योंकि स्लोप आपका बढ़ चुका है। तो अब देखिए हम लोग स्लोप निकालते कैसे हैं किसी कर्व का। आपका कर्व का जो इक्वेशन दिया हुआ है सोल्यूशन में, एक्स स्क्वायर बाई 6, राइट। आपका कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाई 6।
तो आप जो स्लोप होता है tan थीटा जो होता है वो आप बोलते हैं कितना, dy बाई डी एक्स, राइट। सो द dy बाई डी एक्स विल बिकम इक्वल टू 2x/6 विच शुड बी इक्वल टू x/3। अब क्या है, फॉर स्लाइडिंग, फॉर नॉट टू स्लाइड, एक्चुअली फॉर नॉट टू स्लाइड हम लोग लिमिटिंग कंडीशन यूज कर रहे हैं, फॉर नॉट टू स्लाइड, ब्लॉक नॉट टू स्लाइड, राइट। वी कैन से व्हाट, वी कैन से दैट tan थीटा, यहाँ जो tan थीटा हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ tan थीटा शुड बिकम इक्वल टू म्यू, राइट। तो tan थीटा जो होगा वो हम लोग x के साथ वेरी कर रहा है, x/3, जो इक्वेशन है आपका tan थीटा का x/3 इज इक्वल टू 0.5, राइट। सो फ्रॉम हियर एक्चुअली विल गेट x इज इक्वल टू 3/2, जो x का जो वैल्यू हो जाएगा 0.5 मतलब 1/2 हो गया आपका, तो x का वैल्यू हो जाएगा 3/2। तो ये x कोऑर्डिनेट हो गया, मतलब इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो जाएगा अभी 3/2, या जो कोऑर्डिनेट है अभी 3/2 है। तो आपको एक्चुअली हाइट निकालना है, तो हाइट मतलब आपसे पूछा गया कि y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि कितने मैक्सिमम हाइट तक हम लोग प्लेस कर सकते हैं, तो अगर आपको हाइट निकालना है अप टू विच block can be placed, so if you want to calculate that, what we can say that y जो है आपका इक्वेशन आ चुका है ऑलरेडी x² / 6, तो हम लोग वैल्यू x का वैल्यू पुट कर देंगे, तो जाएगा आपका 3/2²/6। इट मीन्स what we can say that it will be 3 × 3 divided by 2 × 2, तो 3/8 मीटर, राइट। ये हो जाएगा आपका 3/8 मीटर। आप 3 का स्क्वायर करें तो एक आपका 6 से कट जाएगा, एक 3 और आपका 2 नीचे आ जाएगा, राइट। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो 3/8 मीटर, तो इतने मैक्सिमम हाइट तक हम लोग ब्लॉक को प्लेस कर सकते हैं, राइट। तो ये आपको इस तरह से ध्यान रखना है, करेक्ट। चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मिनिमम फोर्स एफ रिक्वायर्ड टू पुल आउट द ब्लॉक। तो आपको निकालना है कि कितने मिनिमम फोर्स हम लोग को यहाँ पर लगाने होंगे ताकि हम लोग ब्लॉक को पुल आउट कर सके, करेक्ट। तो यहाँ आपको प्रोसीड करने से पहले यहाँ आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय M2 ब्लॉक ऑन M1 ब्लॉक, करेक्ट। what is the force of what is the normal reaction, you can say actually what is the normal reaction between M2 and M1 block। actually force applied by M2 कांटेक्ट फोर्स होता है, और कांटेक्ट फोर्स में आपको पता है कि फ्रिक्शन भी आ सकता है, तो फ्रिक्शन अभी हम लोग को नहीं पता है, तो हम लोग इसको सिंपल में ये बोल सकते हैं कि कांटेक्ट फोर्स मतलब नॉर्मल रिएक्शन। हम लोग को अभी नॉर्मल अगर कैलकुलेट करना हो कि M2 और M1 के बीच में नॉर्मल कितना होगा, तो इस क्वेश्चन के इसके कितने भी 2-3 पार्ट हो सकते हैं, लेकिन हम लोग को सारे पार्ट्स को सॉल्व करते हुए फाइनल आंसर, इस केस में फाइनल आंसर तक पहुंचना होगा। तो चलिए हम लोग डायग्राम से शुरुआत करते हैं। तो आपका डायग्राम कुछ इस तरह से है, डायग्राम कुछ इस तरह से आपका, चलिए हम लोग इसी कलर से यूज करते हैं, इसको स्पेशल कंडीशन के लिए रखा गया है येलो कलर को। तो आपका ये जो ब्लॉक हो गया यहाँ पर हो गया, इसके ऊपर मैंने एक दूसरा ब्लॉक प्लेस किया है, इस ब्लॉक को वॉल से टाइट कर दिया है मैंने। ब्लॉक का जो मास है M2 है, इस ब्लॉक का मास जो है आपका M1 है। आप इसको F फोर्स से खींच रहे हैं, आप कितने फोर्स से खींच रहे हैं, F फोर्स, राइट। तो अगर आप F फोर्स से खींच रहे हैं इसको, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जैसे ही आप इसको पुल करने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होगी ये बाहर आने चाहेगा, इस सरफेस पे, नीचे वाले सरफेस पे इस ब्लॉक पे लगेगा फ्रिक्शन बैकवर्ड की तरफ, ऊपर वाले सरफेस पे भी लगेगा फ्रिक्शन बैकवर्ड की तरफ, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा होल्ड करना चाहता है। इसको हम लोग F1 नाम देते हैं, इसको हम लोग F2 नाम देते हैं, राइट। तो F1 जो है ऊपर वाले सरफेस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो भी बैकवर्ड की तरफ, क्योंकि आगे निकलना चाह रहा है। ये जो M2 ब्लॉक है वो आगे निकलना चाह रहा है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो ऊपर वाला ब्लॉक है उस पर भी ये जो है फ्रिक्शन है उसको रब कर पीछे रखना चाहेगा, और यहाँ पर ही फ्रिक्शन फोर्स जो है F2 वो भी पीछे रखना चाहेगा। ये आपका हो गया M2 ब्लॉक, राइट। और आपने फोर्स ऐसे लगा रखा है F, राइट। तो ये आपका FBD हो चुका है।
हालांकि हम लोग एफबीडी तो नहीं बोल सकते, यहाँ पर काफ़ी सारे अदर फोर्सेस है, लेकिन ये हम लोग का एक तरीके से समझने के लिए है कि हॉरिजॉन्टल में इतने सारे फोर्स लेंगे M2 पे। अब हम लोग को फ्रिक्शन फोर्स निकालना है कि फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पर, राइट। तो फ्रिक्शन फोर्स निकालने के लिए मैं आपको एक बता दूं कि यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा N2 हम लोग नाम दें, नीचे वाले सरफेस पे आपका N2 है सपोज, ऊपर वाले सरफेस पे जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, इस ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा होगा ऊपर वाले सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ लग रहा होगा। देखिए बहुत लोग को यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। मैं एक मिनट डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि ये कभी कभी क्वेश्चंस में जो है ये भी पूछे जाते हैं कि कांटेक्ट फोर्स M1 और M2 के बीच में कितना है, राइट। कांटेक्ट फोर्स नहीं, एक्चुअली द नॉर्मल रिएक्शन कितना है। कांटेक्ट फोर्स तो आपका नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट हो जाएगा। तो चलिए मैं एक बार फिर से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तो हम लोग, ये आपका M2 ब्लॉक हो गया, काफ़ी बड़ा सा है ये। दिस ब्लॉक इज़ M1 ब्लॉक, राइट। हम लोग इस पर फोर्सेस को दिखाते हैं। तो फोर्सेस को अगर हम लोग दिखाएंगे तो ये आपका F फोर्स एक हो गया, यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा F1 बैकवर्ड की तरफ, F2 भी आपका बैकवर्ड की तरफ। तो एक्चुअली एक तरीके से अगर बोला जाए तो आपको मिनिमम फोर्स जो रिक्वायरमेंट है M1 को मूव करने के लिए, पुल आउट करने के लिए, वो F1 प्लस F2 का मैक्सिमम वैल्यू है, राइट। फ्रिक्शन दोनों में अगर पुल आउट आप करेंगे तो फ्रिक्शन जो लगेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा और उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, करेक्ट। लेकिन हम लोग F1 और F2 का मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको कॉन्टैक्ट फोर्स कैलकुलेट करना होगा। तो जो ग्राउंड होगा, ग्राउंड है, इस पे M1 ब्लॉक पे जो नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, M1 ब्लॉक को ऊपर की तरफ कुछ पुश कर रहा होगा एक्चुअली, तो इसको हम लोग N2 बोल सकते हैं। नीचे वाले सरफेस पे N2 लग रहा होगा इस ब्लॉक पे, M1 ब्लॉक पे, और जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो इस पे लगा रहा होगा। याद रखिए कि हम लोग न्यूटन्स लॉ में फोर्सेज वही दिखाते हैं जो इस ब्लॉक पर एक्ट हो रहा हो, ये नहीं दिखाते कि ये ब्लॉक कितना प्रोवाइड कर रहा हो। तो बहुत लोग अगर इच्छा हो तो ये सोचने का कि यहाँ ऊपर वाले सरफेस पे हम लोग नॉर्मल ऊपर की तरफ दिखाएंगे N1, राइट। तो मैं बता रहा हूँ कि N1 जो फोर्स लग रहा है वो, ये जो M1 ब्लॉक है वो लगा रहा है, किस पे लगा रहा है, वो M2 ब्लॉक पे लगा रहा है, ऊपर वाले ब्लॉक को ऊपर पुश कर रहा है, राइट। लेकिन इन रिटर्न जो M2 ब्लॉक होगा वो M1 को किधर पुश करेगा, वो नीचे की तरफ पुश करेगा। M1 को किधर पुश करेगा, वो नीचे की तरफ, राइट। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि अगर मुझे फोर्सेस दिखाने हैं एफबीडी में, तो फोर्सेज वही होंगे जो ब्लॉक पर एक्ट हो रहे होंगे, नहीं कि ब्लॉक के द्वारा एक्ट हो रहे हैं, राइट। तो ये आपका हो गया N1 फोर्स, करेक्ट। अगर आपको एक और इच्छा है तो आप M1G को भी दिखा सकते हैं। ये आपका हो जाएगा M1G, ये आपका हो गया M1G, राइट। M1G इज द फोर्स, राइट, ग्रेविटी फोर्स, करेक्ट। तो अब हम लोग बात करते हैं सारे फोर्सेस की। तो एक बात तो उससे रखिए, अगर आपको ये चाहिए कि कितना फोर्स लगाना होगा F ताकि ब्लॉक पुल आउट हो जाए, तो उसके लिए एक बात सो रहा है कि F1 प्लस F2 का मैक्सिमम वैल्यू, मतलब F1 मैक्स प्लस F2 मैक्स के बराबर होना चाहिए, राइट। लेकिन उसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो कैलकुलेट करने के लिए आपको सारे नॉर्मल रिएक्शंस चाहिए। तो जो N1 का वैल्यू है, जो ब्लॉक का N1 का वैल्यू है, ऊपर वाले सरफेस पर जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, आप चाह सकते हैं तो आप एफबीडी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि N1 को कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपल ऐसा सोचिए कि आपका M2 ब्लॉक हो गया, ठीक है, M2 ब्लॉक हो गया, और M2 ब्लॉक पे ऊपर की तरफ N1 लगेगा और नीचे की तरफ M2G लगेगा, राइट। नीचे की तरफ क्या लगा, M2G, और यहाँ पर बैलेंस आउट हो रहा है। तो N1 जो कॉन्टैक्ट फोर्स हो रहा है किसके कारण हो रहा है, M2 मास के कारण हो रहा है, M2 मास के लोड के कारण हो रहा है, राइट। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, एक सेकंड में इसको थोड़ा और क्लियर से ड्रॉ कर देता हूँ, तो आपको कॉमन सेंस, आप अगर जैसे ही क्वेश्चन में यूज करते हैं वैसे आसान होता है। तो M2 ब्लॉक है आपका, तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है क्या लग रहा है, M2G, राइट। ऊपर की तरफ फोर्स क्या लग रहा है, N1। तो N1 का वैल्यू जो है M2G, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि N1 जो कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल फोर्स है वो जो इस सरफेस पे है, अपर सरफेस पे, और अपर सरफेस पे किसका लोड है, बस M2 का लोड है, राइट, बस M2 का लोड है। अगर आपको N2 कैलकुलेट करना हो, तो N2 के अगर कैलकुलेट करना हो तो आप देखिए इस बॉडी का भी डायग्राम देखिए कि N2 जो है ऊपर की तरफ एक्ट हो रहा है, राइट, और ऊपर की तरफ एक्ट हो रहा है N2, और वो बैलेंस किसको करेगा, तो N1 को करेगा जो कि नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है, और M1G को भी बैलेंस करेगा जो कि नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है, दोनों नीचे की तरफ एक्ट हो रहे हैं, राइट। तो N2 हम लोग लिख सकते हैं, N2 इज इक्वल टू N1 प्लस M1G, राइट।
और N1 का वैल्यू आपका M2G हो गया है, तो आपका हम लिख सकते हैं कि M2G प्लस M1G, करेक्ट। ये आपका N2 का वैल्यू हो गया, अब क्या हो गया N2 का वैल्यू, करेक्ट। चलिए तो हम लोग अब बात करते हैं कि अब N2 अगर इतना हो चुका है, अगर आपका N2 इतना हो चुका है, तो अब हम लोग को कैलकुलेट करना हो कि फोर्स कितना लगना चाहिए। देखिए N2 को कैलकुलेट करने का एक और सिंपल सा रूल था। N2 जो है वो कांटेक्ट फोर्स, जो नॉर्मल रिएक्शन है वो M1 ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में है, राइट। तो सोचिए कि इस सरफेस पे, इस लोअर सरफेस पे कितना लोड आ रहा है, इस लोअर सरफेस पे लोड कितना लोड आ रहा है, तो उस पर आप बोलेंगे कि दोनों जो मास है उसका लोड ग्राउंड पे ही आ रहा है। सिंपल सी बात है, दोनों जो मास लगे हुए हैं उसके ऊपर, उसका लोड आपका कितना ग्राउंड पे आ रहा है। तो ग्राउंड पे आ रहा है तो जो ऊपर की तरफ यहाँ पर N2 आप जो दिखा रहे हैं उसको बैलेंस करना होगा M1 प्लस M2G, इतना लोड उस पर पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वही आपको ऊपर वाले ब्लॉक पे, ऊपर वाले सरफेस से बात करें, इस सरफेस से हम लोग बात करें इस सरफेस पे, तो इस सरफेस पे जो लोड है वो बस M2 मास का है, इस मास का है, M2 मास का, राइट। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर का जो नॉर्मल फोर्स होगा, यहाँ पर का जो नॉर्मल फोर्स होगा, जो कि हम लोग N1 बोल रहे हैं, तो N1 का वैल्यू बस M2G के बराबर होगा, M2G के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग ऐसे भी सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ ऐसा एडिशनल फार्मूला इनोवेटिव करने की जरूरत नहीं थी। हम लोग सिंपल बोलते कि ऊपर वाले सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन होगा M2G के बराबर होगा, और नीचे वाले सरफेस पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो M1 प्लस M2G के बराबर होगा, क्योंकि वहाँ टोटल मास का लोड आ रहा है, राइट। तो चलिए हम लोग फोर्स की बात करें तो F का जो वैल्यू होगा F1 प्लस F2 का वैल्यू के बराबर होगा, जो कि मैक्सिमम वैल्यू के एक्चुअली बराबर होगा, नॉट F1 प्लस F2 जस्ट। तो F1 प्लस F2 हम लोग बोल सकते हैं म्यू इंटू actually the value of friction, coefficient of friction on upper block is upper block and ground is mu2, right। तो एक्चुअली तो F1 का जो वैल्यू होगा, हम लोग F1 ऊपर को लगा रहे हैं तो उसको हम लोग mu2 एक्चुअली बोल रहे हैं। हम लोग का नाम थोड़ा रिवर्स टाइप का लग रहा है, तो हम लोग इसको mu2 बोल रहे हैं। तो mu2 इंटू N1, ऊपर वाले सरफेस पर कॉन्टैक्ट फोर्स कितना है, N1 है, राइट। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है आपका वो mu2 है, यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो mu1 है, राइट। तो mu2 इंटू N1 प्लस आप बोल सकते हैं mu1 इंटू N2, तो mu2 N1 इज एक्चुअली M2G प्लस mu1 एंड N2 इज व्हाट इज N2, N2 इज M1 प्लस M2 इंटू G, राइट। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि फोर्स F का जो वैल्यू है वो आपका हो चुका है कि M2G को हम लोग एक साथ कर सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं mu1 M1G प्लस mu1 प्लस mu2 इंटू M2G, राइट। So this is the answer, this is the force act and this is the force required to pull out the block, right। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी यूज़फुल है, इसके वैल्यूज़ आपको याद रखेंगे और आपको काफ़ी हेल्प करेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अप्रोच करने में। ये क्वेश्चन लगता है आसान लेकिन है मुश्किल, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम फोर्स F सो दैट ब्लॉक डज नॉट मूव। बोला गया है क्या कि कितना मिनिमम फोर्स लगा सकते हैं ताकि ब्लॉक मूव ना करे, और कितना मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हैं ताकि ब्लॉक मूव ना करे, ठीक है। तो देखिए होगा क्या कि सबसे पहली बात तो यहाँ पर एक बात को ध्यान रखिए कि यहाँ थीटा जो है एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा है, मतलब अगर आप ब्लॉक को फ्री छोड़ते हैं, इफ ब्लॉक इज लेफ्ट फ्री देन इट विल डेफिनेटली स्लाइड डाउन, राइट। तो सबसे पहले आपको एक बात को ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ दो केसेज आएंगे। केस वन, अगर हम लोग F मिनिमम की बात करें कि मिनिमम कितना फोर्स लगाया जाए ताकि ब्लॉक स्लाइड ना करे, तो उसके लिए हम लोग ये सोच सकते हैं कि अगर आप इंक्लाइन प्लेन पे आपने ब्लॉक को रखा है और अभी आप इमेजिन कीजिए कि ब्लॉक पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं आप, तो अगर आप कोई फोर्स नहीं लगाएगा तो हम लोग को सिंपल पता है कि यहाँ जो फोर्सेज लगते हैं ब्लॉक पे, जो फोर्सेज लेंगे M1G नीचे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन जो है आपका कुछ इस तरह से लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो बैकवर्ड की तरफ लगेगा, और फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू एक्चुअली काइनेटिक फ्रिक्शन हम लोग बोल सकते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। लेकिन यहाँ पर म्यू का वैल्यू, म्यू एस म्यू के का वैल्यू सेम है, तो आप स्टैटिक बोलिए या काइनेटिक बोलिए, बात क्या है, सेम है, राइट। तो फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू लगते रहेगा अभी। तो फोर्सेज को रिजॉल्व कर लिया जाए, तो फोर्सेज को अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो ये आपका M1G साइन थीटा हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू M1G
कॉस थीटा, राइट। तो ये थीटा जो की है, राइट। तो एक सेकेंड, थोड़ा अच्छे से बनाया जाए। तो ये आपके फोर्सेस आएंगे, करेक्ट। ये इन जनरल फोर्सेस आएंगे। तो अगर मैं बात करूँ कि मिनिमम फोर्स आपको चाहिए, तो देखिए आप कीजिए, आप इमेजिन कीजिए कि आप इंक्लाइन प्लेन पे हैं, ठीक है। आप इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर जा रहे हैं और आप इमेजिन कीजिए कि एक रोड है, ठीक है। उसको आप अच्छा आसानी से इमेजिन कर सकते हैं। तो एक रोड है आपका और आप इस पे चलते जा रहे हैं, ठीक है। चलते जा रहे हैं, आराम से आप जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा कि एक बड़ा सा बक्सा स्लाइड होते हुए आ रहा है, ठीक है। थोड़ा स्लिपरी रोड है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं। इन जनरल तो बक्सेस तो स्लाइड करेंगे नहीं, क्योंकि रोड उतना इंक्लाइन होता नहीं है ज़्यादा। लेकिन आप इमेजिन कीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा इमेजिनेशन आपको करना होगा। तो आप इमेजिन कीजिए कि बड़ा सा बक्सा स्लाइड होते आ रहा है, ठीक है। तो स्लाइड होते आ, तो आप देखिए कि यार मैं तो, अगर स्लाइड होगा तो मैं तो अंदर चला जाऊंगा। तो आपको क्या करना होगा कि आपको इस बक्से को पुश करना शुरू करना होगा, ताकि स्लाइड ना करे। आप भाग भी सकते हैं, आपके ऊपर है, लेकिन आपको अगर फिक्स समझना है तो आपको नहीं भागना होगा, ठीक है। तो आप इमेजिन कीजिए कि आपको बक्से को रोकना है, तो आपने क्या किया कि फोर्स लगा दिया यहाँ पर, ताकि बक्सा स्लाइड ना करे। तो बक्सा स्लाइड नहीं करे, तो आपने जैसे ही फोर्स लगाया तो आप धीरे धीरे बक्सा रुकना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अब इसको अपोज करें, इसके मोशन क्या करें, अपोज करें। तो आपसे पूछा जाए कि आप मिनिमम कितना फोर्स लगाएंगे, तो आप बोलिएगा क्या कि कोई दिक्कत नहीं है, जो एक्स्ट्रा फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, जो एक्स्ट्रा फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, एक्स्ट्रा फोर्स कहने का मतलब mg नीचे लग रहा है और फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, तो कितना एक्स्ट्रा, मान लें कि mg का वैल्यू, mg साइन थीटा का वैल्यू एक्चुअली, तो mg साइन थीटा का जो वैल्यू हो गया है वो हो गया है, सपोज कीजिए कि आपका हो गया है 50 न्यूटन, और ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू है, एफ मैक्स का जो वैल्यू है वो आपको सपोज कीजिए कि 20 न्यूटन हो गया, राइट। तो नीचे एक्स्ट्रा कितना फोर्स लग रहा है, तो नीचे आपका 30 न्यूटन का एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है, मतलब 30 न्यूटन, नेट 30 न्यूटन का फोर्स है, उसी से ब्लॉक स्लाइड होते आ रहा है नीचे की तरफ। तो नेट 30 न्यूटन का फोर्स है, उसके कारण ही अगर स्लाइड करा है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं 30 न्यूटन का वो फोर्स प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे ही मैं 30 न्यूटन का फोर्स ये प्रोवाइड करूंगा, तो होगा क्या कि ब्लॉक पे जो एक्स्ट्रा फोर्स लग रहे थे 30 न्यूटन का, वो बैलेंस आउट हो जाएगा, और नेट फोर्स आप देखिए तो 20 न्यूटन प्लस 30 न्यूटन इक्वल टू 50 न्यूटन, राइट। तो ये 50 न्यूटन का फोर्स जो है वो बैलेंस आउट हो जाएगा। तो ये आपको कुछ इस तरह से करना है। तो आप अभी बोलेंगे क्या, सिंपली आप अगर इसको सिंपल में आपको बोलना हो, तो आप ये बोलेंगे कि आप जो है एक्स्ट्रा फोर्स जो नीचे की तरफ लग रहा है उसको आपको प्रोवाइड करना है। तो जो काम का फोर्स है उसको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स है उसका मैक्सिमम वैल्यू आप लगा दीजिए कि म्यू एम जी कॉस्ट, सबको पता है कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इंक्लाइन प्लेन पे होता है म्यू एम जी कॉस्ट थीटा, राइट। और जो नीचे की तरफ लग रहा था आपका, वो लग रहा था कितना, m1g साइन थीटा। m1g क्या लग रहा था आपका, साइन थीटा। तो आप अगर मिनिमम फोर्स लगाकर इसको रोकना चाहते हैं, तो आप क्या बोलिएगा कि जब एफ मिनिमम आप लगाएंगे तो आपका जो इक्वेशन आ जाएगा वो आप बोलेंगे क्या कि एफ मिनिमम प्लस फ्रिक्शन, आपका दोनों का फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, राइट, माइनस m1g साइन थीटा, दोनों को मिलकर एग्जैक्टली जीरो हो जाना है। जो मिनिमम फोर्स आप लगाएंगे प्लस फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ दोनों लग रहे हैं, दोनों किधर लग रहे हैं आपका, ऊपर की तरफ, तो दोनों ऊपर की तरफ लग रहे हैं, तो दोनों मिलकर क्या होने जाना है, बैलेंस आउट हो जाना है। तो एफ मिनिमम का जो वैल्यू हो जाएगा ब्लॉक को रोकने के लिए, वो आप बोलेंगे कि m1g साइन थीटा माइनस म्यू, actually minus friction force actually, and this will become equal to m1g sin theta minus mu m1g cos theta। तो ये मिनिमम फोर्स चाहिए आपको ब्लॉक को रोकने के लिए, ठीक है। ये आपका एक आंसर हो गया। अब बोलिए कि मैक्सिमम फोर्स कितना लगा ताकि ब्लॉक मूव ना करें, ठीक है। अब देखिए, अब रोक तो दिए आपको, लेकिन आपको निकालना है कि एफ मैक्सिमम, केस 2 की अगर हम लोग बात करें तो मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकते हैं ताकि स्टिल ब्लॉक मूव ना करे। तो केस दूसरे केस में हम लोग मैक्सिमम फोर्स की बात करें। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ कि क्वेश्चन लगता है आसान लेकिन है काफ़ी मुश्किल, ठीक है। इसको समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो एफ मैक्सिमम को अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो आप देखिए अब हुआ क्या कि आप अभी भी m1g तो लगाएंगे ही नीचे। Actually it's not m1g, I think it's just mg, it's just mg actually, so if you want you can erase it। हम लोग m1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम मास तो है नहीं दो, तो m1 और m2 का बात ही नहीं आता है।
तो यहाँ पर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो बस आपका mg लग रहा है, राइट राइट। तो जो फोर्सेस लग रहे हैं वो बस आपका mg लग रहा है। तो इसको एक सेकंड में दिखा देता हूँ थोड़ा। तो यहाँ आपका कितना हो गया था, ये हो गया था mg, देखिए येलो कलर ये यूज़ करना है, मैं वो यूज़ कर रहा हूँ, तभी मैं सोच रहा हूँ कि इतना गंदा सा क्यों आ रहा है, राइट। डू रिमाइंड मी फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ पर M1 का कुछ लॉजिक तो होता नहीं है, तो M1 का अगर लॉजिक नहीं होता है तो M1 को मैं हटाता हूँ और बस लिखता हूँ mg, राइट। और जो नॉर्मल फोर्स है वो आपको पता है कि नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। तो mg का हम लोग कंपोनेंट रिजॉल्व कर लेते हैं। तो आपका हो गया mg साइन थीटा, राइट। और ये जो हो गया आपका कितना हो गया है mg कॉस थीटा, नॉट m2g, राइट। तो mg कॉस थीटा, देखिए होगा क्या कि आप सोचिए, आप इमेजिन कीजिए फिर से कि ब्लॉक जो है स्लाइड होते ही आ रहा है। अब आपने ब्लॉक को रोक दिया, आप इसको पुश कर रोक दिया। अब क्या करना है, आपको सोचना है कि अब तो चलिए रोक तो दिया मैंने, अब क्या करता हूँ कि ब्लॉक को ऊपर पुश कर देता हूँ। तो आप क्या चाहिए कि ब्लॉक को आप ऊपर पुश करना चाहिएगा। तो जब ब्लॉक को आप ऊपर पुश कीजिएगा तो ब्लॉक जैसे ही स्लाइड होने वाला होगा, जस्ट बिफोर स्लाइडिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, उस मोमेंट पे क्या होगा कि फ्रिक्शन फोर्स उस वक्त पे एक्चुअली डाउनवर्ड की तरफ लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि अब ब्लॉक आप इतना ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, आप इतना ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं कि धीरे धीरे अब आप ब्लॉक ऊपर जाना चाह रहे हैं। अब ब्लॉक किधर जाना चाह रहा है, ऊपर जाना चाह रहे हैं, आप ब्लॉक को ऊपर भेजना चाह रहे हैं। तो आप ब्लॉक को जैसे ही ऊपर भेजना चाह रहे हैं तो उस केस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, राइट। तो हुआ क्या इस केस में कि आपका जो डाउनवर्ड के डायरेक्शन में जो फोर्सेज हो जाएंगे वो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा mg साइन थीटा। उस दोनों को आपको अपोज करना होगा अगर आपको ब्लॉक को ऊपर पुश करना है, राइट। उस केस में mg साइन थीटा और फ्रिक्शन फोर्स दोनों फोर्सेस को आपको अपोज करने होंगे अगर आपको पुश करना है ब्लॉक को ऊपर के डायरेक्शन में, राइट। तो अगर मैं ये बोलूं कि आपको अगर निकालना है कि मैक्सिमम कितना फोर्स लगाना चाहिए, ताकि स्टिल ब्लॉक मूव ना करे, तो उस केस में आप अभी फोर्स ऊपर ही लाएंगे, लेकिन आपका जो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा वो नीचे की तरफ हो जाएगा। और फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू जो होगा मैक्सिमम होगा। फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम। अगर आपको फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू भी मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि इसके बाद अगर आप फोर्स को, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि मिनिमम फोर्स एफ मैक्सिमम फोर्स एफ, ताकि ब्लॉक को मूव नहीं करने देना है अभी, राइट। तो ब्लॉक को अगर मूव नहीं करने देना है तो आप एक लिमिटिंग फोर्स लगा रहे हैं, लिमिटिंग फोर्स। इससे फोर्स आप जरा सा ही बढ़ाएंगे तो ब्लॉक मूव करना शुरू हो जाएगा। ब्लॉक क्या हो जाएगा, मूव करना शुरू हो जाएगा। तो ब्लॉक को मूव करने के जस्ट पहले आप क्या बोलें कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा। अगर आपको सोचिए कि आपको एक ग्राउंड पे ब्लॉक दे दिया जाए, आप उसको पुश किए जा रहे हैं, तो आप उसको पुश किए जा रहे हैं अगर, तो ये जस्ट अगर मूव करने वाला हो, जस्ट मूव करने के जस्ट पहले, मतलब अभी मूव कर नहीं रहा है, बस मूव करने वाला है, तो उस मोमेंट पे जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उस मोमेंट पे क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम। तो यहाँ भी वही हो रहा है कि आपका mg साइन थीटा नीचे की तरफ लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी नीचे की तरफ लग रहा है एक्चुअली। और उस दोनों को आपको अपोज करना है, इतना फोर्स लगाना है ताकि दोनों क्या कर सके, आप अपोज कर सके, राइट। तो इस मोमेंट पे आपको निकालना कि व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स सो दैट ब्लॉक इज स्टिल नॉट मूविंग। व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स सो दैट ब्लॉक इज स्टिल नॉट मूविंग। तो आप बोल सकते हैं कि डेफिनेटली ये जो होगा एफ मैक्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, तो एफ मैक्स ऊपर की तरफ लग रहा है, माइनस दोनों कौन कौन सा फोर्स इसको मिलकर अपोज करेंगे, वो मिलेंगे mg नॉट m1g, mg साइन थीटा और फ्रिक्शन फोर्स दोनों मिलकर ऑपोजिट में अपोज करेंगे नीचे की तरफ, इज इक्वल टू नेट फोर्स स्टिल अभी क्या है, 0 है। ये बोलिए कि जो एफ मैक्स का वैल्यू होगा वो mg साइन थीटा, वाई एम राइटिंग m1g, mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन का कौन सा वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर फोर्स का आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो उस मोमेंट पे mg साइन थीटा और फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू दोनों आपको अपोज कर रहा होगा, दोनों का आप न्यूट्रलाइज कर रहे होंगे, राइट। और हम लोग को ये पता है कि एफ मैक्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो हम लिख सकते हैं कि यहाँ हो जाएगा mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा, राइट। इंक्लाइन प्लेन आपका मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होता है, राइट। तो देखिए अगर मिनिमम फोर्स निकालना था तो mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा हो गया था, ठीक है।
क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स आपको सपोर्ट कर रहा था, आपको रुकने में हेल्प कर रहा था, लेकिन आपने क्या किया, आपने अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया, आपने अब सोचा कि अब चलिए ब्लॉक को ऊपर पुश कर कर देखते हैं। तो ब्लॉक को जब ऊपर पुश करने लगे तो फ्रिक्शन फोर्स क्या बोलेगा कि अब तो मैं अपोज करूँगा, राइट, क्योंकि तुम ऊपर ले जाना चाह रहे हो। उस मोमेंट पे ब्लॉक नीचे जाना चाह रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लग रहा था, इस मोमेंट पे ब्लॉक ऊपर अब जाना चाह रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लेगा, नीचे की तरफ लेगा, राइट। तो इस वीडियो के साथ हम लोग अब फ्रिक्शन को फिनिश करते हैं। अगर कुछ एक्स्ट्रा बातें होंगी तो मैं धीरे धीरे डालते रहूँगा, लेकिन ऑफिशियली देखा जाए तो फ्रिक्शन फोर्स में अगर आप इतना कवर अप करते हैं तो आपके सारे कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस तो आपके 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 आते रहेंगे, आपको हर जगह फ्रिक्शन मिलते रहेगा। आप नेक्स्ट चैप्टर जो है जैसे कि वर्क पावर एनर्जी हो गया, रोटेशन हो गया, सेंटर ऑफ मास, ये सारे जो हैं जो भी रहे, तो उस सारे क्वेश्चंस में आपको फ्रिक्शन आते रहेंगे, आपको रिवाइज करते रहना है, आपको प्रैक्टिस करते रहेंगे, नए नए कॉन्सेप्ट आप यूज करते रहेंगे, राइट। तो तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट चैप्टर में सर्कुलर मोशन, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन शुरू करूँगा, तो आप इस चैप्टर को प्रैक्टिस कीजिए, राइट। थैंक यू एंड बाय बाय।